ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़के बोंगसेok को देखते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक वो गिरने लगता है और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। वहीं कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। वो सोचता है कौन मुझे बुला रहा है, और तभी वो फिर से गिरने लगता है और अपने घर आकर जमीन पर गिरता है। उसी समय उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि ये तो सपना था। वो सोचता है आज फिर वही सपना देखा। यहाँ एक और चीज नजर आती है। जिस कंबल में वो सो रहा था वो बिस्तर से बंधा हुआ था। सुबह उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। खुशबू पाकर बोंगसेok बहुत खुश हो गया क्योंकि वो उसका पसंदीदा खाना था। दूसरी तरफ हम होइसू को देखते हैं जो स्कूल के लिए लेट हो रही थी। उसके पापा कहते हैं तुम्हें इस स्कूल के लिए नया यूनिफॉर्म लेना होगा। तो होइसू कहती है मैं टीचर से बात करूंगी, अगर वो मान गए तो यही ड्रेस पहनूंगी, और फिर वो निकल जाती है। इधर बोंगसेok भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ उसे बहुत सारा नाश्ता खिलाती है ताकि उसका वजन बढ़े और वो उड़ न पाए। असल में बोंगसेok के पास उड़ने की ताकत थी, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि कोई इसके बारे में जाने। वो उसके बैग में भी बहुत वजन भर देती है ताकि उसका पावर दबा रहे। जब बोंगसेok निकल जाता है तो उसकी माँ फोन पर एक्सीडेंट की खबरें देखने लगती है। रास्ते में बोंगसेok बस में जा रहा था। तभी वो देखता है कि होइसू भी बस की तरफ आ रही है। जब वो बस में चढ़ती है तो उसके कार्ड में पैसे नहीं होते। ड्राइवर कहता है ये तुम्हारे साथ रोज होता है। तब बोंगसेok आगे बढ़कर उसका किराया चुका देता है। फिर होइसू सीट पर बैठती है और बोंगसेok पास खड़ा रहता है। तो होइसू उसकी मदद करने के लिए उसका लंच बॉक्स पकड़ लेती है, लेकिन लंच बॉक्स बहुत भारी था। ये देखकर होइसू हैरान रह जाती है। फिर वो म्यूजिक सुनने लगती है और बोंगसेok उसे देखता रहता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसके पैर हवा में उठने लगते हैं। वो उन्हें नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस एक स्पीड ब्रेकर पर चढ़ती है और बोंगसेok खिड़की से टकरा जाता है। अगले सीन में स्कूल का गेट बंद होने वाला होता है। सारे बच्चे भागकर अंदर जाते हैं, लेकिन भारी बैग की वजह से बोंगसेok नहीं पहुंच पाता। उसे सजा मिलती है टॉयलेट साफ करने की। अब हम एक और लड़के को देखते हैं, गांगhyuk, जो क्लास में बहुत पॉपुलर था। इसी बीच होइसू अपनी टीचर चॉय से स्कॉलरशिप की बात करती है। टीचर कहते हैं तुम पढ़ाई में औसत हो लेकिन खेलों में अच्छी हो, स्पोर्ट्स से स्कॉलरशिप मिल सकती है, और वो उसे क्लास में लेकर आते हैं। असल में होइसू ट्रांसफर होकर अब बोंगसेok की क्लास में आ गई थी। क्लास शुरू होते ही बोंगसेok उसे देखने लगता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसके पैर हवा में उठने लगते हैं। वो टेबल पकड़कर खुद को संभालता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एयरपोर्ट से आता है। वो एक वैन पाता है जिसमें 2 पैकेट रखे थे। जब वो कपड़े बदलता है तो उसके शरीर पर F का निशान दिखाई देता है। उसका नाम था फ्रैंक। उसे फोन मिलता है जिस पर मैसेज आया था 11। वो पैकेट खोलता है जिसमें किसी का फोटो था। ये उसका पहला टारगेट। स्कूल में ब्रेक टाइम पर सब बच्चे बाहर चले जाते हैं। सिर्फ होइसू, गांगhyuk और बोंगसेok क्लास में रहते हैं। गांगhyuk होइसू से कहता है चलो तुम्हें ऑडिटोरियम दिखाता हूँ, और वो उसे वहाँ ले जाता है। फिर गांगhyuk टीचर चॉय से पूछता है क्या होइसू के पास भी मेरी तरह पावर है? टीचर जवाब देते हैं हाँ, और अब से हमें उस पर नजर रखनी होगी। इधर बोंगसेok टॉयलेट साफ करने जाता है और खुश होता है क्योंकि पहले से साफ था। होइसू खेलों की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसे अतीत की एक याद आती है जब कोई उस पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने पहले टारगेट को मार देता है। बाहर आकर उसी नंबर पर मैसेज भेजता है डिलीटेड। काम खत्म करके बाहर आते वक्त बोंगसेok को होइसू दिखती है। उसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है और पैर फिर ऊपर उठते हैं। वो उससे उसका बैग पकड़ने की बात करता है। होइसू बैग देती है और उसका शरीर फिर से जमीन पर आ जाता है। फिर होइसू एक अकादमी जाती है जहाँ एग्जाम की तैयारी होती है। फीस देखकर वो परेशान हो जाती है। घर पहुंचकर बोंगसेok अपना बैग और भारी बनाने की कोशिश करता है। उधर होइसू घर जाकर पापा से फीस नहीं बताती, बस यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगती है। इसी बीच बोंगसेok की माँ फोन पर उस आदमी की मौत की पोस्ट देखती है जहाँ उसे किलर की वैन नजर आती है। अगले सीन में हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं। उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि वो मौत सोशल मीडिया से भी डिलीट कर दी गई है। इधर होइसू अपनी टेबल से एक छुपी हुई गन निकालकर साफ करती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बोंगसेok छोटा था उसकी माँ उसे बैग्स के साथ लेकर घूम रही थी। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय वो खुश होकर उड़ने लगता है तो माँ अपने पैरों से उसे रोक देती है। बाद में वो 3 साल का किराया एडवांस देकर नए घर में रहती है और बोंगसेok को वहाँ चलना सिखाती है। लेकिन जैसे ही वो खुश होता हवा में उड़ने लगता। यही पता चलता है कि बोंगसेok जब भी खुश होता है उड़ने लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और बोंगसेok बस पकड़ता है। ड्राइवर कहता है क्या तुम उस लड़की का इंतजार कर रहे हो? ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो होइसू को देखता है जो रेनकोट पहनकर स्कूल की ओर भाग रही थी। गेट बंद होने वाला था। दोनों गेट पर टकरा जाते हैं और बोंगसेok गिरकर अपना हाथ चोटिल कर लेता है। गेट पर गार्ड उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। दूसरी तरफ फ्रैंक बुक स्टोर में जाकर अपने दूसरे टारगेट को भी मार देता है। वो एक फोटो पाता है जिसमें मरे हुए आदमी और उसका बेटा था, लेकिन फोटो में बेटे का चेहरा जल जाता है, इसलिए फ्रैंक उसे पहचान नहीं पाता। वह फोटो उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान
दौरान हुईसू को अपने शरीर से पसीने की गंध आती है, तो वह बोंगसोक का एक अतिरिक्त यूनिफॉर्म लेकर शॉवर लेने चली जाती है। गांगहुन उसका पीछा करता है और देखता है कि एक और लड़का गिसू भी हुईसू के पीछे जा रहा है। गांगहुन गिसू को रोककर पूछता है, तुम हुईसू का पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन गिसू कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। यह देखकर गांगहुन को गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ गांगहुन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गिसू की बुरी तरह पिटाई करता है। क्लास के बाद हुईसू बोंगसोक से कहती है कि वह उसके साथ यूनिफॉर्म शॉप चले क्योंकि उसे नया यूनिफॉर्म खरीदना है, तो बोंगसोक उसके साथ चला जाता है। गांगहुन उनकी बातचीत सुन लेता है। फिर बोंगसोक और हुईसू दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म खरीदते हैं। उसके बाद हुईसू बोंगसोक को अपनी माँ के बारे में बताती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ का देहांत हो गया। फिर दोनों साथ में लंच करने चले जाते हैं। इसी बीच फ्रैंक जली हुई फोटो पर स्कूल का नाम पढ़ता है। वह वही स्कूल था जहाँ बोंगसोक और हुईसू पढ़ते हैं। तभी फ्रैंक के फोन पर एक मैसेज आता है, टारगेट 3 को मारने का आदेश। उधर बोंगसोक और हुईसू सुपरमार्केट से खाना खरीदते हैं। हुईसू बोंगसोक के चेहरे पर चोट का निशान देखती है। वह थोड़ी चिंतित भी हो जाती है। बोंगसोक के हाथ पर बैंडेज बांधा था, तो हुईसू उसके लिए एक और बैंडेज ले आती है। दोनों खाना खाते हैं और तभी उन्हें गिसू दिखता है, जो बुरी तरह पिटा हुआ लगता है। खाना खाकर वे क्लास लौटते हैं। गांगहुन कहता है, तुम दोनों क्लास बंक करके कहाँ चले गए थे? इस पर हुईसू जवाब देती है, यह फ्री पीरियड था। क्लास के बाद दोनों को टॉयलेट साफ करने की सजा मिलती है। बोंगसोक टॉयलेट साफ करते समय हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी हुईसू आती है और उसे बुलाती है, लेकिन वह सुन नहीं पाता, तो हुईसू उसके हाथ पर बैंडेज बांधने लगती है। जैसे ही बैंडेज बांधा जाता है, बोंगसोक हवा में तैरने लगता है। बैंडेज बांधने के बाद हुईसू वहाँ से चली जाती है और बोंगसोक पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है। इस बीच गांगहुन अपने तय समय पर घर पहुँचता है, जहाँ हमेशा की तरह उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन बोंगसोक बस से स्कूल जाता है और हमेशा की तरह हुईसू को स्कूल की तरफ दौड़ते हुए देखता है, लेकिन वह फिर से लेट हो जाता है और उसे टॉयलेट साफ करने की सजा मिलती है। क्लास में टीचर चॉय गिसू के बारे में पूछती है क्योंकि वह स्कूल नहीं आया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। फिर टीचर हुईसू को खेलों की प्रैक्टिस के लिए भेज देती है। सजा पूरी करने के बाद बोंगसोक देखता है कि अंधेरे की वजह से हुईसू को प्रैक्टिस में परेशानी हो रही है, तो वह उसके लिए लाइट्स ऑन कर देता है। घर पहुंचने पर बोंगसोक चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह लेट हो गया था, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है। बोंगसोक कहता है, मैं एक दोस्त की मदद कर रहा था, इसलिए देर हो गई। उसकी माँ कहती है, अगर अगली बार देर हो तो कम से कम मुझे फोन कर देना। फिर वह बोंगसोक से उसका वजन चेक करने को कहती है। जब वह वजन देखता है तो पता चलता है कि उसका वजन कम हो गया है। यही वजह थी कि वह ज्यादा हवा में तैर रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक स्कूल के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। उसे शक है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसका बेटा इसी स्कूल से जुड़ा हुआ है। वॉचमैन उससे पूछता है, आपको क्या चाहिए? फ्रैंक कहता है, कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन को शक होता है और वह किसी को इसकी जानकारी देता है। अगले दिन हुईसू खेलों की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के बाद जब वह लंच के लिए जाती है तो देखती है कि सारा खाना खत्म हो गया है। तभी बोंगसोक उसे बुलाता है और अपनी प्लेट से खाना दे देता है। इसी बीच टीचर चॉय गांगहुन को बुलाकर कहती है कि ऑडिटोरियम के सारे फैन ऑन कर दो, क्योंकि पहले जब उन्हें चलाया गया था तो उनमें से धूल निकल रही थी। गांगहुन फैन ऑन करने जाता है। उसी समय हुईसू वहाँ आ जाती है। वह सोचती है कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए कपड़े बदलने लगती है। गांगहुन उसे देखकर तुरंत नीचे छिप जाता है। अब वह वहाँ से जा भी नहीं सकता था, वरना हुईसू देख लेती और गलत समझती, इसलिए गांगहुन छिपकर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता है। प्रैक्टिस करते समय हुईसू गिर जाती है। तभी बोंगसोक आता है और उसे गिरते देख तुरंत उड़कर उसके पास पहुंच जाता है। गांगहुन यह सब देख लेता है। हुईसू हैरान रह जाती है कि बोंगसोक इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गया। बोंगसोक पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एक एक्सरसाइज में हुईसू बोंगसोक से मदद लेती है। वह मदद करता है, लेकिन अचानक हवा में उड़ने लगता है। काफी कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन दूर जाकर गिर जाता है। हुईसू उसके पास जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वह उसे पूछने ही वाली होती है कि तभी क्लीनिंग लेडी आ जाती है, तो बोंगसोक बहाना बनाकर चला जाता है। फिर हुईसू भी वहाँ से निकल जाती है। दोनों के जाने के बाद गांगहुन बाहर आता है। उसने सब देख लिया था। अगले दिन हुईसू को बोंगसोक के उड़ने और गिरने की याद आती है। क्लास में पहुंचकर वह बोंगसोक से कहती है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। दोनों दुकान पर जाकर खाना खरीदते हैं। फिर हुईसू कहती है, मैं अपने जूते क्लासरूम में भूल गई। बोंगसोक कहता है, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। हुईसू ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि पता लगा सके कि बोंगसोक सामान्य तरीके से चलता है या उड़ता है। वह उसके जूतों के निशानों का पीछा करती है, लेकिन एक जगह पर जाकर निशान गायब हो जाते हैं, तो हुईसू को शक होता है कि बोंगसोक उड़कर गया होगा। तभी बोंगसोक लौट आता है और उसके जूते दे देता है। उसके हाथ में अपने जूते भी होते हैं। हुईसू पूछती है, तुम अपने जूते हाथ में क्यों पकड़े हुए हो? बोंगसोक कहता है, मेरे जूते गंदे थे और फ्लोर गंदा कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उतार लिया
और हाथ में पकड़ लिया। फिर दोनों बैठ जाते हैं। बोंगसोक जब बैग से सामान निकाल रहा होता है तो हुईसू उसके बैंडेज पर ध्यान देती है और उसे ठीक करने लगती है। इससे बोंगसोक की धड़कन तेज हो जाती है और वह अचानक हवा में तैरने लगता है। हुईसू यह देखकर दंग रह जाती है। बोंगसोक कहता है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बैग मुझे दे दो। हुईसू बैग उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती, तो वह सीढ़ियों पर चढ़कर बोंगसोक पर कूद जाती है। दोनों साथ में गिर जाते हैं। गिरने के बाद भी बोंगसोक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हुईसू उसे पकड़कर कसकर गले लगाती है, लेकिन इससे वह और भी ऊपर उड़ने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ एक कैमरा लगा था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर हुईसू बोंगसोक को बाहर ले आती है। वहाँ वॉचमैन उन्हें देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसने सिक्योरिटी कैमरे में सब कुछ पहले ही देख लिया था। फिर हुईसू बोंगसोक को उसके घर ले जाती है। बोंगसोक की माँ हुईसू को देखकर समझती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और बहुत खुश हो जाती है। वह दोनों के लिए ढेर सारा खाना लाती है। इतना खाना देखकर हुईसू कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। बोंगसोक जवाब देता है, मैं रोज इतना ही खाता हूँ। उधर फ्रैंक अपने टारगेट 3 को मारने जाता है, जो कि एक औरत होती है, लेकिन जब वह उसे मारने की कोशिश करता है तो औरत पलटकर उस पर हमला कर देती है और यहाँ तक कि उस पर गोली भी चला देती है। तभी हमें फ्रैंक की सुपर पावर का पता चलता है। उसके जख्म तुरंत भर जाते हैं। फ्रैंक उस औरत से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। तो फ्रैंक कहता है, तुम लोग अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? फिर वह उसे मार देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी अंतिम यात्रा पर मिलूंगा। दूसरी ओर बोंगस्योक और हुईसू बोंगस्योक की माँ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ कस्टमर आ जाते हैं, इसलिए बोंगस्योक हुईसू को अंदर घर ले जाकर अपना कमरा दिखाता है। हुईसू नोटिस करती है कि बोंगस्योक के कमरे की छत तक मैट से ढकी हुई है, ताकि अगर वह उड़ने लगे तो उसे चोट न लगे। बोंगस्योक बताता है, जब मैं खुश होता हूँ तो हवा में उड़ने लगता हूँ। कुछ साल सब ठीक था, लेकिन हाल ही में पता नहीं क्यों मैं और ज्यादा उड़ने लगा हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी नहीं कर पाता। यह सुनकर हुईसू समझ जाती है और उसके करीब आकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? जैसे ही बोंगस्योक यह सुनता है वह फिर हवा में उड़ने लगता है। फिर नीचे आकर नॉर्मल हो जाता है और पूछता है, इतना अजीब होने के बावजूद भी तुम हैरान नहीं हुई? हुईसू जवाब देती है, नहीं, तुम अजीब नहीं हो। उधर बोंगस्योक की माँ, जिसकी सेंस बहुत तेज है, वह किचन से उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। बाद में जब बोंगस्योक हुईसू को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है तो हुईसू उसे वापस भेज देती है। मैं दौड़कर चली जाऊंगी। घर लौटने पर उसकी माँ पूछती है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले क्यों जाने दिया? बोंगस्योक कहता है, वह मेरी फ्रेंड है। माँ कहती है, लेकिन तुम्हें वह पसंद है और शायद उसे भी तुम पसंद हो। तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। यह सुनकर बोंगस्योक जल्दी से रेनकोट पहनकर हुईसू के पीछे जाता है और उसे दूर से देखता है। यही हमें बोंगस्योक की एक और शक्ति के बारे में पता चलता है। वह बहुत दूर तक साफ देख सकता है। फिर वह अपने पैरों से वेट निकालता है और लंबी छलांगे लगाकर हुईसू तक पहुंचता है। हुईसू भी उसे देखकर खुश होती है। बोंगस्योक कहता है, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आया हूँ। इस बीच हुईसू का पापा उसी स्टोर में चिकन डिलीवर करने आते हैं जहाँ फ्रैंक ने उस औरत को मारा था। हुईसू के पापा की मुलाकात फ्रैंक से होती है। वह उसे अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देते हैं और कहते हैं, कभी आकर हमारा चिकन ट्राई कीजिए। उसके बाद वह स्टोर के दूसरे हिस्से में डिलीवरी करने चले जाते हैं। अगले दिन बोंगस्योक स्कूल जाने की तैयारी करता है। असल में उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन हुईसू प्रैक्टिस के लिए आ रही होती है, इसलिए बोंगस्योक उसकी मदद करने जाता है। घर से निकलने के बाद उसकी माँ न्यूज में उस औरत की मौत की खबर देखती है। फिर बोंगस्योक और हुईसू ऑडिटोरियम पहुंचते हैं। बोंगस्योक कहता है, मेरा राज किसी को मत बताना। हुईसू जवाब देती है, मैं भी तुम्हें अपना राज बताऊंगी और फिर हम दोनों एक दूसरे का राज छिपाएंगे। बोंगस्योक पूछता है, तुम्हारा राज क्या है? हुईसू बताती है, मुझे कभी चोट नहीं लगती। मेरे पुराने स्कूल में कुछ लड़कियां मुझे तंग करती थीं। मैंने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। मैं बुरी तरह घायल हुई, लेकिन मुझे चोट ही नहीं लगी और इसी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। फिर हुईसू अपने परिवार के बारे में बताती है। जब मैं छोटी थी मेरी माँ की मौत हो गई। उसके बाद पापा और मैं कभी भी 3 साल से ज्यादा एक ही जगह नहीं रुके। हम बार बार जगह बदलते रहे। कभी कभी मुझे लगता था पापा किसी से भाग रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने ठहरने का फैसला किया। इसके बाद वह अपने पिछले स्कूल की घटना बताती है, कैसे बुली लड़कियां एक लड़की को बहुत परेशान कर रही थी। वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन एक दिन उसने सहन नहीं किया और उनसे लड़ पड़ी। लड़कियां बुरी तरह घायल हो गईं, लेकिन हुईसू को कुछ नहीं हुआ। पापा ने उन सबके हॉस्पिटल बिल्स भरे, जिससे उसे अपने पापा के लिए बहुत बुरा लगा। उस घटना ने उनके सारे पैसे भी खत्म कर दिए। फिर वे यहाँ आकर रहने लगे। उधर हुईसू के पापा पेमेंट लेने उसी स्टोर पहुँचते हैं जहाँ पिछली रात डिलीवरी की थी। वहाँ उन्हें उस औरत की मौत के बारे में पता चलता है। वह नोटिस करते हैं कि सिक्योरिटी कैमरे भी खराब कर दिए गए थे। इस बीच बोंगस्योक की माँ अपनी सेंस से हालात को भांपने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय वह देखती है कि
हुईसू के पापा वहाँ से जा रहे हैं। फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट देता है कि उस औरत की मौत की डिटेल्स बदल दी गई है और सोशल मीडिया से सब पोस्ट्स भी डिलीट कर दी गई हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जिन 3 लोगों को फ्रैंक ने मारा वे सब रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट थे और उनके पास भी सुपर पावर था। डायरेक्टर को शक है कि अमेरिका ने किसी को उन्हें खत्म करने भेजा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर फ्रैंक उस औरत के फ्यूनरल में जाता है और उसके बारे में पूछताछ करता है। एक लड़का बताता है कि उसने बहुत सारे बच्चों को गोद लिया था। उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वह 10वीं क्लास में ही मर गई। पास खड़ी एक औरत उनकी बातचीत सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं रेहयोक नाम के एक आदमी को, जो जंगवोन हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। वह डायरेक्टर से मिलने आता है। वह बोंगसियोक और हुईसू जैसे बच्चों पर नजर रखता है। वह डायरेक्टर से कहता है, इन स्पेशल बच्चों की फाइल सुरक्षित जगह पर रखिए। अगर ये लीक हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि हुईसू के पापा की भी वहाँ एक फाइल रखी हुई है। उधर हुईसू का पापा टीवी पर उस औरत की मौत की न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि यह रॉबरी का केस था। फिर हम बोंगसियोक के स्कूल बस ड्राइवर को देखते हैं। फ्रैंक ने जिसे अपना दूसरा टारगेट बनाकर मारा था, वह उसका पापा था। उसका नाम गाइदो है और अपने पापा की तरह उसके पास भी पावर है। वह बिजली पैदा कर सकता है और किसी भी चीज को छूकर उसकी यादें देख सकता है। गाइदो अपने पापा की दुकान से एक सामान उठाता है और उसमें यह याद देखता है कि उसके पापा की हत्या कैसे हुई थी। उधर फ्रैंक उस औरत के बारे में सोच रहा होता है, कैसे उसने इतने बच्चों को गोद लिया था। यह सोचकर उसे थोड़ा गिल्ट होता है। वह एक चीज से अपना हाथ चोट पहुंचाता है, लेकिन उसका जख्म तुरंत भर जाता है। अगले सीन में बोंगसियोक की माँ उसके बैग में और वजन डाल रही होती है और कहती है, हुईसू को तुम्हारा सच पता चल गया है, अब और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बोंगसियोक इससे खुश नहीं है। लंच टाइम पर वह उदास नजर आता है। हुईसू उससे पूछती है, इतने उदास क्यों हो? लेकिन तभी कुछ और बच्चे उनके साथ बैठ जाते हैं। वहीं गांगुन अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी गिसू, जिसे गांगुन ने पहले पीटा था, उसके पास आता है और अपनी बची हुई थाली गांगुन की प्लेट पर उलट देता है। वह कहता है, गुस्सा आ रहा है ना? मारो मुझे जैसे उस दिन पीटा था। सब लोग ये देख रहे होते हैं। गिसू बार बार उसे भड़काता है, लेकिन गांगुन कुछ न कहकर अपनी प्लेट छोड़कर चला जाता है। टीचर चोई को भी यह घटना पता चल जाती है। बाद में हुईसू गांगुन से मिलती है और कहती है, तुमने सही किया, हिंसा कभी हल नहीं होती। मुझे भी यह समझने में बहुत वक्त लगा। यह सब सुनने के बाद डायरेक्टर आदेश देता है कि यूएस कॉन्सुलर को बुलाया जाए। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक को अपने अगले टारगेट को खत्म करने का ऑर्डर मिल जाता है। जब वह फाइल खोलता है तो पता चलता है कि उसका अगला टारगेट बोंगसियोक की माँ मीह्यून है। उधर अपना काम खत्म करने के बाद बोंगसियोक हवेसू से मिलता है, क्योंकि उसका फोन हवेसू के पास था। हवेसू उसे फोन लौटाती है और कहती है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। यह सुनकर बोंगसियोक तुरंत दौड़ पड़ता है। मेरी माँ फोन करेगी, अगर कॉल नहीं लगी तो वो परेशान हो जाएगी। बोंगसियोक जल्दी से बस में चढ़ जाता है। दूसरी ओर हवेसू घर जाती है, जहाँ उसके पापा उसे नया फोन देते हैं और कहते हैं, अगर कभी मुसीबत हो तो मुझे कॉल करना। उधर अमेरिकी काउंसलर मार्क डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर मार्क से कहता है, मुझे पता है तुम CIA एजेंट हो, सीक्रेट मिशन पर। उसी वक्त बोंगसियोक की माँ अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी फ्रैंक आता है और वो उसे बैठाकर ऑर्डर लेती है। जब वो किचन में जाती है तो बोंगसियोक को मैसेज भेजती है, अभी घर मत आना। डायरेक्टर फिर मार्क से कहता है, मुझे फ्रैंक के बारे में पता है, और उसे कहता है कि इस मिशन को खत्म करो। दूसरी ओर बोंगसियोक घर पहुंचता है। फोन बंद होने के कारण उसने माँ का मैसेज नहीं देखा था। जब वह रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है तो उसकी माँ उसे ग्राहक समझकर टेबल पर बिठा देती है। फ्रैंक बोंगसियोक से उसके स्कूल के बारे में पूछता है और बोंगसियोक सहजता से उसे बताता है। किचन में बोंगसियोक की माँ मेज के नीचे से पिस्तौल निकालती है और पास रख लेती है। तभी फ्रैंक को मार्क से मैसेज मिलता है, अभी कुछ मत करो। तो फ्रैंक खाना खाकर मेज पर पैसे छोड़ता है और चला जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद बोंगसियोक की माँ उसे डांटती है, क्यों मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया? बोंगसियोक कहता है, फोन की बैटरी खत्म थी। उसकी माँ इस पर गुस्सा होती है और बोंगसियोक बिना खाए चला जाता है। बाहर फ्रैंक मार्क से अगला टारगेट पूछता है। मार्क बताता है कि नया टारगेट हवेसू का पापा है। फ्रैंक के जाते ही गाइडो उसे देख लेता है। वह बस के सभी यात्रियों को उतार देता है और फ्रैंक का पीछा करता है। आखिरकार गाइडो फ्रैंक पर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक उसे चकमा देता है। फ्रैंक पूछता है, तुम कौन हो? गाइडो जवाब देता है, तुमने मेरे पापा को मारा था। फ्रैंक उसे मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता और चला जाता है। बाद में फ्रैंक हवेसू के पापा के रेस्टोरेंट पहुंचता है और जानता है कि वो डिलीवरी पर बाहर गए हैं। फ्रैंक पता पड़ता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। सड़क पर फ्रैंक एक्सीडेंट करवाता है ताकि हवेसू के पापा को मार सके, लेकिन जब वह कार रोकता है तो हवेसू के पापा नीचे से निकलते हैं और उससे लड़ाई करते हैं। यहाँ पता चलता है कि हवेसू के पापा के पास भी शक्ति है। उनके जख्म तुरंत भर जाते
जाते हैं। आखिरकार वह फ्रैंक की कार में आग लगा देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन बॉन्ग सियोक की माँ उसे पावर बैंक देती है और कहती है हमेशा फोन चार्ज रखना और क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर आना, कहीं रुकना मत। स्कूल में हवेसू बॉन्ग सियोक से कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम आना, लेकिन बॉन्ग सियोक मना कर देता है और सीधे घर चला जाता है। दिन बीतते हैं और स्कूल में बॉन्ग सियोक और हवेसू की बात बंद हो जाती है। उनके इम्तिहान नजदीक आ रहे होते हैं। इम्तिहान से एक रात पहले हवेसू बॉन्ग सियोक को मैसेज करती है इम्तिहान के लिए ऑल द बेस्ट। यह देखकर बॉन्ग सियोक बहुत खुश हो जाता है। फिर हवेसू एक और मैसेज भेजती है सोने से पहले लाइट बंद कर देना। यह देखकर बॉन्ग सियोक खिड़की से बाहर देखता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर हवेसू को दूर खड़े देख लेता है। फिर वह उससे मिलने जाता है। वह हवेसू से पूछता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? हवेसू कहती है मुझे लगा तुम इम्तिहान की तैयारी में बिजी हो, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। फिर हवेसू बॉन्ग सियोक की गोद में एक भारी पत्थर रखती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि यह सुनकर तुम उड़ जाओ। बॉन्ग सियोक पूछता है क्या बात? तब हवेसू कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बॉन्ग सियोक कहता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बॉन्ग सियोक के इम्तिहान खत्म हो गए हैं और हवेसू खेलों की प्रैक्टिस कर रही है। वहाँ एक लड़की मोबाइल पर सब रिकॉर्ड कर रही होती है। जब हवेसू प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उस पर एक बोर्ड गिरने वाला होता है। बॉन्ग सियोक उसे बचाने के लिए उड़ने ही वाला होता है, लेकिन पैरों में बंधे वजन के कारण गिर जाता है। तभी गांगहुन तेजी से भागकर हवेसू को बचा लेता है। वह लड़की यह सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जल्द ही वीडियो वायरल हो जाता है। बॉन्ग सियोक की माँ भी यह वीडियो देखती है और हवेसू के पापा भी यह वीडियो देखते हैं। उधर डायरेक्टर को बताया जाता है कि यह वीडियो डिलीट भी कर दिया गया है। फिर जब बॉन्ग सियोक घर जा रहा होता है तो वह बहुत दुखी होता है कि वह हवेसू को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सका। फिर वह उड़ने लगता है और आगे उड़ जाता है। तभी उसकी नजर माँ पर पड़ती है और वह नीचे आ जाता है। उसकी माँ पूछती है क्या कर रहे हो और तुमने वजन क्यों नहीं पहने हैं? तब बॉन्ग सियोक कहता है अब से मैं वजन नहीं पहनूंगा। उसकी माँ पूछती है क्यों? बॉन्ग सियोक कुछ नहीं कहता। जब माँ बार बार पूछती है तो बॉन्ग सियोक कहता है आज मैं उड़कर हवेसू को बचा सकता था, लेकिन ज्यादा वजन की वजह से मैं उड़ नहीं सका, इसीलिए अब से मैं वजन नहीं पहनूंगा। अब से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यह सुनकर उसकी माँ चिल्लाती है तो क्या तुम अपने पापा जैसे बनना चाहते हो? यह सुनकर बॉन्ग सियोक चुप हो जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बॉन्ग सियोक के पापा डूसिक को उड़ते हुए दिखाया जाता है। एक बार समस्या हो गई थी और बॉन्ग सियोक हवाई जहाज में था तो डूसिक ने मदद की थी। फिर पता चलता है कि डूसिक और बॉन्ग सियोक की माँ मीह्यून एक ही ऑफिस में काम करते थे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में, जहाँ डायरेक्टर को डूसिक की शक्ति के बारे में पता था। हवेसू के पापा भी डूसिक के साथ काम करते थे। शुरुआत में डूसिक और मीह्यून एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में ऑफिस में बार बार मिलने लगे और उन्हें एक दूसरे से पसंद हो गया। फिर एक दिन जब मीह्यून अपने ऑफिस में काम कर रही थी, डूसिक उड़ते हुए वहां पहुंचा और उसके लिए खाना लाया। उसे देखकर मीह्यून को पता चला कि डूसिक उड़ सकता है। फिर डूसिक ने उसे खाना दिया और वह बहुत खुश हो गई। अगले दिन डूसिक और हवेसू के पापा शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद डूसिक मीह्यून से मिलने आया। मीह्यून ने उसे अपनी शक्ति के बारे में बताया और कहा अब हम एक दूसरे का राज रखेंगे। इसके बाद मीह्यून डूसिक को किस करती है और किस करते करते डूसिक हवा में उड़ने लगता है। फिर डायरेक्टर डूसिक को एक सीक्रेट मिशन देता है। मिशन पर जाने से पहले डूसिक दूर से मीह्यून को देखता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद मीह्यून उसका इंतजार करती है। कई दिन बीतने के बाद भी डूसिक वापस नहीं आता तो डायरेक्टर को लगता है कि डूसिक ने उन्हें धोखा दिया है। वह अपने लोगों से कहता है डूसिक को ढूंढो। उसके बाद डूसिक को एजेंसी का दुश्मन घोषित कर दिया जाता है और मीह्यून पर भी निगरानी रखी जाती है, क्योंकि डायरेक्टर जानता था कि एक दिन डूसिक मीह्यून से मिलने जरूर आएगा। एक दिन मीह्यून घर पर होती है और डूसिक के बारे में सोच रही होती है। तभी डूसिक खिड़की पर आ जाता है। मीह्यून पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? डूसिक कहता है मुझे लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एजेंट्स को पता चल जाता है कि डूसिक आ गया है। वे लोग मीह्यून के घर पहुंचते हैं और डूसिक को पकड़ लेते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर मीह्यून से कहता है डूसिक को पकड़वाओ वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, और अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी तो तुम्हें कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। फिर बिना काम के तुम अपने पिता का इलाज कैसे कराओगी जो अस्पताल में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कई एजेंट्स डूसिक को एजेंसी लेकर आते हैं। फिर हुई सू के पिता जू वोन उससे मिलने आते हैं, लेकिन एजेंट्स उन्हें मिलने नहीं देते। तब डूसिक कहता है कि जू वोन से मिलवाओ। बाद में जू वोन कॉफी मशीन पर मीह्यून से मिलते हैं। यहाँ पता चलता है कि जब एजेंट्स डूसिक को पकड़ने आए थे तो उसने उनसे लड़ना शुरू कर दिया था। तभी मीह्यून
ने उस पर बंदूक तानकर कहा, सरेंडर कर दो। डूसिक ये देखकर चौंक गया और फिर उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद डूसिक को डायरेक्टर के सामने लाया जाता है। डायरेक्टर उससे पूछता है, तुम गायब कहाँ हो गए थे और मिशन का क्या हुआ? लेकिन डूसिक कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसे धमकाता है, क्या मैं तुम्हारी शिकायत ब्लू हाउस तक करूं? असल में जो मिशन डायरेक्टर ने उसे दिया था वो बिना ऊपर वालों को बताए दिया गया था। ये सुनकर डायरेक्टर चिल्लाता है, हमारा एजेंट होकर तुम हमें धोखा दोगे? डूसिक कहता है, धोखा मुझे मिला है। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, कैसा लगता है धोखा खाकर? डूसिक कहता है, मिहियोन का सामना मैं खुद करूंगा और अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। फिर डूसिक पास खड़े एक एजेंट से बंदूक लेता है और सब पर गोली चलाना शुरू कर देता है। फिर वो बंदूक डायरेक्टर पर तानकर कहता है, धोखा तो मुझे मिला है, और उसे साथ लेकर खिड़की तोड़कर बाहर उड़ जाता है। बाहर सब इकट्ठा हो जाते हैं। मिहियोन उदास खड़ी रहती है। तभी डूसिक मिहियोन पर गोली चलाता है, लेकिन जोह्योन आगे आकर अपनी बाह पर गोली खा लेता है। इसके बाद डूसिक डायरेक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। बाद में जोह्योन अकेला बैठा डूसिक के बारे में सोचता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब प्रैक्टिस के दौरान डूसिक ने कहा था, अगर कभी किसी को बचाना हो तो उसके हाथ पर गोली मारना ताकि उसकी जान बच जाए। तभी जोह्योन को एहसास होता है कि डूसिक असल में मिहियोन को बचाना चाहता था ताकि उसके जाने के बाद किसी तरह का इल्जाम उस पर न आए। इसलिए उसने मिहियोन के हाथ पर गोली मारी थी ताकि सबको लगे कि वो उससे नफरत करता है और कोई शक न हो। इसके बाद एजेंट्स डायरेक्टर की तलाश करते हैं और उसे एक पेड़ पर लटका हुआ पाते हैं। फिर ब्लू हाउस में उससे पूछताछ होती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता और उसे पद से हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ मिहियोन के पिता का निधन हो जाता है। वो भी ये नौकरी छोड़ देती है और एक नई नौकरी शुरू करती है जो उसे बहुत पसंद आती है क्योंकि वही काम वो करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मिहियोन डूसिक को बहुत याद करती रहती है। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती, उम्मीद करती कि कहीं उसे उड़ते हुए देख ले। फिर एक रात जब मिहियोन ऑफिस से घर लौट रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पलटकर देखती है तो सामने डूसिक होता है। मिहियोन कहती है, मैं तुम्हें आसमान में ढूंढती थी लेकिन तुम पैदल आ गए। डूसिक कहता है, क्या तुम्हें याद है एक दिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ऊपर से दुनिया दिखाना चाहता हूँ? फिर वो मिहियोन को ऊपर उड़ाकर ले जाता है और पूरा नजारा दिखाता है। इसके बाद का सीन आगे का समय दिखाता है जहाँ दोनों की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रखते हैं बोंगसोक। वो दोनों अब दूर एक गांव में रहते थे जहाँ डूसिक खेती करता था। उनकी जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि बोंगसोक उड़ सकता है। ये जानकर दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। डूसिक घर के चारों ओर जाल लगवा देता है ताकि अगर बोंगसोक उड़ जाए तो उसे चोट न लगे। तभी न्यूज में आता है कि डायरेक्टर फिर से एजेंसी में वापस आ गया है। वहाँ डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है, सबको ढूंढो, हम फिर से शुरुआत करेंगे। इसी बीच बोंगसोक थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक दिन वो गायब हो जाता है। मिहियोन बहुत ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता। तब वो डूसिक को बताती है। डूसिक बादलों में उसे ढूंढने जाता है और वहाँ उसे बोंगसोक मिलता है। असल में बोंगसोक तितली पकड़ने की कोशिश में उड़कर बादलों तक पहुँच गया था और अब वापस आने का रास्ता नहीं जानता था, इसलिए रो रहा था। डूसिक उसे पाकर गले लगा लेता है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, मिहियोन को एहसास होता है कि कुछ लोग उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो डूसिक को बताती है। उनमें वही 3 लोग भी थे जिन्हें फ्रैंक ने मारा था। तब डूसिक मिहियोन से कहता है, मैं सामने से उन्हें रोकूंगा, तुम पीछे से बोंगसोक को लेकर निकल जाओ और याद रखना कभी किसी को उसके पावर के बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वही मेरे बेटे के साथ हो। तुम निकल जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद डूसिक बाहर जाकर उनसे लड़ता है, लेकिन उनमें से 3 के पास पावर होते हैं। वो हार जाता है और कैद कर लिया जाता है। इधर मिहियोन बोंगसोक को लेकर भाग जाती है। इधर हमें हुईसू के पिता जू वॉन की कहानी दिखाई जाती है। डूसिक के चले जाने के बाद जू वॉन को भी दूसरी जगह भेज दिया गया जहां उसे कंप्यूटर पर काम करना पड़ता था। लेकिन जू वॉन को कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी वो ये काम कर रहा था, हालांकि उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। इस दौरान उसकी शादी भी हो गई थी। वो सुबह काम पर जाता और शाम को बस में सफर करके घर लौटता। रात को अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, लेकिन इन सबसे भी उसे सुकून नहीं मिलता था। फिर एक दिन जब जू वॉन दफ्तर में काम कर रहा था, तभी डायरेक्टर उससे मिलने आया। डायरेक्टर ने उसे एक ऑफर दिया। जू वॉन घर लौटकर लगातार सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार वो डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मान गया। इसके बाद डायरेक्टर ने उसे एक मिशन पर भेजा जहां उसे कुछ सैनिकों के साथ मिलकर लोगों को ढूंढना और खत्म करना था। वहां जू वॉन सैनिक बनकर गया और बाकी सबके साथ मिलकर मिशन पूरा किया।
इस मिशन में कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन जूवन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर थी। उधर उसकी पत्नी टीवी पर देखती है कि कुछ सैनिक मारे गए हैं। वो बहुत घबरा जाती है। जब जूवन घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर गले लगा लेती है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रखते हैं हुई सू। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हुई सू थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। जूवन अब भी मिशनों पर जाता था, लेकिन घर पर बिजनेस ट्रिप्स का बहाना करता था। हर बार जब वो मिशन पर जाता, उसकी पत्नी और हुई सू उसे अलविदा कहते। एक बार जब जूवन मिशन पर था, तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी और बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी तो बच गई, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर पत्नी के अंतिम संस्कार पर वो उसकी कसम खाता है, मैं हुई सू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन वो डायरेक्टर से मिलने जाता है और कहता है, अब मैं किसी मिशन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी नहीं रही और मेरी बेटी अकेली रह गई है। अब जूवन कहता है, मैं अब अपनी बेटी को अकेला छोड़कर मिशन पर नहीं जा सकता। यह सुनकर डायरेक्टर उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और कहता है, लेकिन याद रखना, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें तुरंत आना होगा। दूसरी ओर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जे मैन है। वह सड़क पर स्टॉल लगाने जा रहा था। जब वह स्टॉल लगाने ही वाला था, तभी वहाँ के लोग उसे बताते हैं, यह जगह जल्द ही तोड़ी जाने वाली है, इसलिए हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ विरोध में शामिल हो जाओ। यह सुनकर जे मैन सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आकर उसे मना करती है कि वह ऐसा न करे। फिर जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जे मैन अपने बेटे गैंगहन के बारे में बात करता है। उसकी पत्नी कहती है, पहली बात तो तुम बहुत कम बोलते हो, और दूसरी, जब भी बोलते हो सिर्फ जे मैन की ही बातें करते हो। बात करते समय जे मैन की घड़ी का अलार्म बजता है। जे मैन हर काम अलार्म लगाकर करता था। अलार्म बजते ही उसकी पत्नी कहती है, अलार्म बज गया है, जाओ गैंगहन को स्कूल से ले आओ। तब जे मैन स्कूल जाकर गैंगहन को ले आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जे मैन के पास एक पावर थी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वह बहुत लंबी छलांग भी लगा सकता था। यह पावर उसके बेटे गैंगहन को भी मिली थी। इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जे मैन का किसी से झगड़ा हो जाता है और पुलिस उसे 3 साल के लिए जेल में डाल देती है, और अब वह 3 साल बाद जेल से बाहर आया था। फिर जे मैन गांगहुन को स्कूल से घर ले आता है। उधर जूवन अपनी बेटी हुई सू का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। इस दौरान जे मैन हर काम का अलार्म लगाता और काम सिर्फ अलार्म बजने के बाद ही करता, उससे पहले नहीं। अब गैंगहन भी अपने पिता की तरह ऐसा ही करने लगा था। अगले दिन सभी लोग विरोध कर रहे थे। तभी वहाँ से जे मैन गुजरता है और वह भी शामिल होने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पत्नी आकर कहती है, नहीं, तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार से एक व्यक्ति का शामिल होना जरूरी है, इसलिए मैं जाऊंगी। अगर तुम शामिल हुए और पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम फिर कई सालों तक अपने बेटे से नहीं मिल पाओगे। तभी जे मैन की घड़ी का अलार्म बजता है और उसकी पत्नी कहती है, जाओ गैंगहुन को स्कूल से ले आओ। रात को प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और लोग पुलिस पर हमला करने लगते हैं। जवाब में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लगती है। इस बीच जे मैन अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो जाती है और उसकी पत्नी वापस नहीं आती, तो वह गैंगहुन से कहता है, मैं तुम्हारी माँ को लेने जा रहा हूँ और तुम्हारे सोने से पहले वापस आ जाऊंगा। वह अपनी घड़ी पर अलार्म लगाता है और निकल पड़ता है। जब वह प्रदर्शन स्थल पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर रही है। यह देखकर वह अपना आपा खो बैठता है और पुलिस वैन की ओर छलांग लगा देता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे लड़ते हुए वैन तक पहुंच जाता है। उसकी पत्नी उसे गैंगहुन की याद दिलाकर वापस जाने के लिए कहती है। पुलिस उस पर वाटर कैनन भी चलाते हैं, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। वह फिर से वैन तक पहुंच जाता है और उसकी पत्नी फिर कहती है, गैंगहुन के बारे में सोचो। यह सुनकर वह थोड़ा शांत हो जाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, भाग जाओ। तब वह इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि नजर से ओझल हो जाता है। उधर जो वन घर पर खाना बना रहा था, तभी डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर कहता है, मार्केट में एक मॉन्स्टर दिखा है, जल्दी आओ और उसे पकड़ो। जो वन हुई सू को देखता है। डायरेक्टर कहता है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हारा घर भी ले लिया जाएगा। तब तुम क्या करोगे? यह सुनकर जू वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जे मैन सीवर में फंसा हुआ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। पुलिस को भी पता चल जाता है कि वह सीवर में फंसा है। डायरेक्टर भी वहां पहुंच जाता है। जे मैन की पत्नी पुलिस वालों से कहती है, मुझे अपने पति से एक बार बात करने दो, लेकिन पुलिस उसकी बात अनसुनी कर देती है। तभी जू वॉन भी वहां पहुंचता है और पुलिस उसे जे मैन के बारे में बताती है। जू वॉन सीवर में जाकर उसे ढूंढना शुरू करता है। इस बीच जे मैन बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है, लेकिन तभी जू वॉन
उसे पकड़ लेता है।